स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 सितंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि लगातार एआईएमआईएम को बिहार चुनाव में ये महागठबंधन में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उधर से महागठबंधन की तरफ से आरजेडी की तरफ से सीधे ना का जवाब आ रहा है। जहां कल एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान तेजस्वी यादव के आवास के सामने ढोल नगाड़े के साथ पहुंच गए और सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि एमआईएम को महागठबंधन के लिए दरवाजे खोल, लेकिन उधर से दरवाजा पूरी तरीके से बंद है। जहां अब इसी बीच अख्तरुल इमान ने कहा कि आरजेडी की भूल के कारण बिहार में भाजपा स्थापित हुई है। 2005 में राजद ने जो गलती की थी वही स्थिति 2025 में दोहरा रही है। उन्होंने कहा कि 2005 में मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव स्वर्गीय रामविलास पासवान ने दिया था, लेकिन राजद ने इनकार कर दिया। अगर मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात मान ली जाती तो राजद गठबंधन की सरकार बन जाती। जब फिर से यही गलती की जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि हम गठबंधन का पत्र लेकर के लालू प्रसाद यादव के पास गए थे, लेकिन उन्होंने कोई भी बात नहीं की। अब हम आज़ाद हैं या हमको अलग चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हमारी पार्टी की तैयारी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। अख्तरुल इमान ने कहा कि गठबंधन से बात नहीं बनी तो फिर तीसरे फ्रंट के साथ पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी और सरकार बनाने का भी काम करेगी। दोस्तों एक नए सर्वे सामने आई है और इस सर्वे में प्रशांत किशोर की टेंशन बढ़ गई है। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि राजनीतिक दलों ने जमकर के प्रचार करना शुरू कर दिया है। दोनों प्रमुख गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत चल रही है। इस बीच हालिया सर्वे से प्रशांत किशोर को झटका लग सकता है और जेडीयू के लिए हल्की राहत की खबर जरूर है। सर्वे के रुझान बता रहे हैं कि बिहार में इस बार चुनाव काफी कड़े मुकाबला हो सकता है। सीएम के लिए पहली पसंद लगातार तेजस्वी यादव अभी भी बने हुए हैं। प्रशांत किशोर को जरूर इस हालिया सर्वे से झटका हो सकता है। दरअसल बिहार चुनाव से पहले कराए गए सर्वे में 3 से 10 सितंबर के बीच में ग्रामीण और फिर शहरी इलाकों में लोगों से चुनाव पर राय पूछी गई। इस सर्वे के नतीजे के मुताबिक मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद तेजस्वी यादव है। या सीएम नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर है, जबकि प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर है। प्रशांत किशोर की लोकप्रियता में गिरावट का असर नजर आ रहा है। इस सर्वे में 33.5% लोगों ने मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव को ही अपनी पहली पसंद बताया है। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार है, जिन्हें 24% लोगों का समर्थन मिला है। प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर है और उन्हें सिर्फ 13.7% लोगों ने मुख्यमंत्री के लिए पसंदीदा उम्मीदवार बताया है। चिराग पासवान को 8.3% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। वहीं पर चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर परिवर्तन का दावा कर रहे हैं, लेकिन सर्वे के रुझान संकेत दे रहे हैं कि बिहार की जनता के लिए अभी वे विश्वसनीय विकल्प नहीं बने हैं। दोस्तों स्वामी रामभद्राचार्य ने मनुस्मृति को देश का पहला संविधान बताया है। दरअसल बात है कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा मनुस्मृति को देश का पहला संविधान बताए जाने पर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में तेजस्वी यादव ने स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा मनुस्मृति देश का पहला संविधान बताए जाने को देशद्रोह करार दिया है। उन्होंने सवाल किया है कि मनुस्मृति में महिलाओं की क्या जगह है, मनुस्मृति में दलितों और फिर पिछड़ों के बारे में क्या लिखा गया है, और फिर लोगों को तय करने दीजिए कि क्या सही है और फिर क्या गलत है। जब वहीं पर उन्होंने सवाल किया है कि देश आजाद कब हुआ, भारत इंडिया देश कब बना, पहला संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है तो फिर मनुस्मृति पहला संविधान कैसे हो सकता है। यदि कोई मनुस्मृति को पहला संविधान बताता है तो फिर वो संविधान विरोधी है। वे अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानेंगे। ऐसे लोग जो बयान दे रहे हैं वे देशद्रोही है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने बिहार में एसआईआर पर जवाब दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। उन लोगों ने एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध किया था, उसमें उसे गरीबों का मत और फिर अधिकार ही नहीं बल्कि अस्तित्व छीना जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट्स बनाया जाए, इसकी वे मांग कर रहे थे। दोस्तों सीएम नीतीश कुमार को
भ्रष्टाचार का पितामह कहे जाने पर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पलटवार किया है। दरअसल बात यह है कि केंद्रीय मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का पितामह कहकर के जनता को गुमराह करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ संविधान संशोधन का बिल लाया गया तब उसका विरोध महागठबंधन ने किया था। इससे साफ है कि असली भ्रष्टाचारियों की पहचान कौन है। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस और फिर बीजेपी मुखर रही है। अब समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर के केंद्र की एनडीए सरकार को घेर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर वोट चोरी हुई तो फिर भारत में नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं। जहाँ कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग और फिर केंद्र सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली की बात कही है। इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से सबूत देने या फिर माफी मांगने को कहा था। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से कहा है कि उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी वोट चोरी ना हो। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर वोट चोरी हुई तो फिर लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। उन्होंने पड़ोसी देश नेपाल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जहां हाल ही में विरोध प्रदर्शन हुए थे, उन्होंने सीधे तौर पर नेपाल का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा उसी तरफ था। दोस्तों, नीतीश कुमार को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। स्टेट लेवल के एक नेता ने इस्तीफा दे दिया है जदयू से। जहाँ साहिबगंज, जो कि मुजफ्फरपुर जिला में आता है, वहाँ से एक नेता ने इस्तीफा दिया है। जहाँ चुनाव से पहले नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है। स्टेट लेवल के दिग्गज नेता ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। धनैया पंचायत के दाहा छपरा निवासी जेडीयू के प्रदेश महासचिव सुबोध शंकर कुमार उर्फ राय कुमार ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सभी पदों से इस्तीफा दिया है। सुबोध शंकर लंबे समय से जेडीयू से जुड़े थे और करीब 1.5 साल से हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से मिल रहे थे। दोस्तों, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फिर राजनीतिक हलचल लगातार तेजी होती जा रही है। वहाँ पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ता जा रहा है। खास करके बीजेपी और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच शब्दों की जंग खुल करके सामने आ गई है। हाल ही में भाजपा के कद्दावर नेता और फिर बेतिया से सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को एक कानूनी नोटिस भेजा था। इसके बाद से ही तो दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। इस विवाद ने न केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरी है, बल्कि बिहार की राजनीति में इसे एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। वहीं पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि उन्होंने प्रशांत किशोर को वकालतन नोटिस भेजा है। जब उनका आरोप है कि प्रशांत किशोर ने उन पर बेतिया छावनी पुल का अलाइनमेंट बदलने का इल्जाम लगाया था। संजय जायसवाल के मुताबिक ये पूरी तरीके से झूठ है और उन्होंने पीके से या तो सबूत देने या फिर अपने शब्द वापस लेने की मांग की है। संजय जायसवाल ने कहा है कि मैं चंपारण में घूम रहा था तो फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि छावनी पुल को जानबूझ करके देरी से बनाया गया, लेकिन राजनीतिक स्वच्छता और फिर पारदर्शिता के लिए मैं ही ये साबित करूं कि देरी के लिए मेरी कोई भूमिका नहीं थी। ये सलाह मुझे जनता ने दी है और उसी के तहत मैंने प्रशांत किशोर को चुनौती दी है। दोस्तों, ग्रेजुएट छात्रों को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम बालिका प्रोत्साहन योजना में 700 करोड़ रुपए जारी कर दिए, जहां 1,40,000 लोगों को लाभ मिलेगा। आपको बता दूं कि चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने ग्रेजुएट छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत शिक्षा विभाग ने 700 करोड़ की राशि जारी कर दी है। ये राशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है। 700 करोड़ से 1,40,000 छात्र प्रोत्साहन राशि छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति छात्रा 50,000 रुपए मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने महालेखाकार को इस संबंध में आवश्यक जानकारी दे दी है। राज्य में 5 लाख से अधिक स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं हैं। स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए पोर्टल पर आवेदन लिए जा रहे हैं। अभी तक 4.5 लाख से अधिक स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं ने प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन दिया है। आवेदन की अंतिम तारीख 14 सितंबर तक है। इसके बाद आधार जांच के बाद इन सभी छात्रों को प्रोत्साहन राशि उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जानी है। वहीं पर शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि आधार जांच के बाद इस माह के अंत तक सभी छात्रों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान हो जाए। हालांकि 5 लाख छात्रों को प्रोत्साहन राशि के लिए 2500 करोड़ की जरूरत है, जबकि अभी 700 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राशि की कमी नहीं होगी। राशि जारी करने के संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव दिया गया है।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी नेताओं का बिहार दौरा जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 13 सितंबर को पटना पहुंचेंगे और बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक करेंगे। इस बैठक में चुनाव की तैयारियों और फिर रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जब पीएम नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया का दौरा करेंगे, या ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी का यह दौरा आने वाले चुनाव को देखते हुए बेहद अहम होने वाला है। वहीं पर चुनावी समीकरणों को साधने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 2 बार बिहार आएंगे। उनका पहला दौरा 18 सितंबर को और फिर दूसरा 27 सितंबर को तय है। इन दोनों दिनों वे अलग अलग जोन के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। अमित शाह की बैठक उत्तर और फिर दक्षिण बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ होगी। इसके लिए बिहार को 5 जोन में बांटा गया है। 18 सितंबर को 2 जोन की बैठक होगी, जबकि 27 सितंबर को बाकी 3 जोन की बैठक होगी। वहीं पर इन बैठकों में अमित शाह विधानसभा चुनावों को लेकर एनडीए के ब्लूप्रिंट पर भी चर्चा करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इन दौरों से बीजेपी चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय करने का संदेश देगी। दोस्तों, तेजस्वी यादव के खिलाफ एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने मोर्चा ही खोल दिया है। यह बिहार चुनाव इस बार काफी रोमांचक रहने वाला है। प्रशांत किशोर की एंट्री से चुनावी त्रिकोणीय हो गया है। लालू यादव के परिवार में बिखराव ने चुनावी संग्राम को और दिलचस्प बना दिया है। हाल ही में तेज प्रताप यादव ने राघोपुर का दौरा किया और इस दौरान वे काफी आक्रामक अंदाज में भी नजर आए थे। उन्होंने अपने भाई तेज प्रताप यादव पर निशाना साधा और उनके रील बनाने पर हमला बोलते हुए कहा कि रीलबाज के बजाय जनता के बीच जमीन पर जाना चाहिए। जहां राघोपुर की सीट से तेजस्वी यादव विधायक हैं और उन्होंने पिछले दोनों चुनाव इसी सीट से लड़े थे। इस बार भी माना जा रहा है कि तेजस्वी इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव राघोपुर पहुंचे और फिर यहां पर उन्होंने समर्थकों और फिर आम लोगों से मुलाकात की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और राहत सामग्री का वितरण किया। तेज प्रताप यादव ने राघोपुर का दौरा करके बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल ये लालू परिवार की एक तरीके से विरासत वाली सीट है। इस सीट से 3 बार राबड़ी देवी विधायक रही है और अब पिछले 2 बार से तेजस्वी यादव यहां से विधायक पहुंचे हैं, विधानसभा पहुंचे हैं। राघोपुर पहुंच करके तेज प्रताप यादव ने बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और फिर कपड़े, राशन, दवाइयां जैसी चीज़ों का वितरण किया। अपने दौरे के बाद उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों की परवाह ना तो बीजेपी और फिर बिहार सरकार को है और न ही इलाके के सांसद विधायक को। तेज प्रताप यादव ने दौरा करके बिहार सरकार पर हमला बोलने के साथ तेजस्वी यादव पर भी इशारों में तंज कस दिया है। उन्होंने ऐसा संदेश देने की कोशिश की है कि राघोपुर की परवाह करते हैं और फिर वे वाकई में जनता के साथ हैं। इसके अलावा उन्होंने राघोपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों को भी बढ़ा दिया है। हालांकि अब तक उन्होंने खुले तौर पर नहीं कहा है कि वे इसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, अभी हम इस खबर में बिहार के एक ऐसे सरकारी स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर मात्र 2 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन इन 2 छात्रों को पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक बहाल हुए हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार के भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड का प्राथमिक विद्यालय कनेरी उर्दू कई मायने में खास है। इस स्कूल में मात्र 2 बच्चे ही नामांकित है। 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक कार्यरत हैं। विद्यालय में पहले मात्र 1 बच्चे का नामांकन था। हालांकि विद्यालय में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के बाद हाल ही में एक और बच्चे का नामांकन हुआ। इससे नामांकित बच्चों की संख्या 2 हो गई है, जिसमें एक बच्चा कक्षा 1 में जबकि दूसरा कक्षा 4 में नामांकित है। वहीं पर इस विद्यालय में कार्यालय सहित 4 कमरे हैं। एक वर्ग कक्षा में स्थानीय लोगों ने ताला जड़ रखा है। वहीं पर विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ सिर्फ विशेष समुदाय के ही बच्चे पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर अन्य बच्चे नामांकन नहीं ले रहे हैं। इसको लेकर के कई बार पहल भी की गई है, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है। वहीं पर नारायणपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय चक्रामी ब्राह्मण टोला में अभी 5 बच्चे हैं। इन्हें पढ़ाने के लिए 5 शिक्षक मौजूद हैं। नाथनगर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय भरत रसुलपुर में छात्रों की संख्या 10 है, जिनको पढ़ाने के लिए 5 शिक्षक है। इसके अलावा जिले में ऐसे 27 प्राथमिक विद्यालय है जहां पर नामांकित बच्चों की संख्या 20 या फिर उससे कम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रशांत किशोर की जाति क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं और परिवार में कौन कौन है? आइए प्रशांत किशोर के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के साथ ही एक नाम बार बार सुर्खियों में आ रहा है, प्रशांत किशोर, जिन्हें आमतौर पर लोग पीके के नाम से जानते हैं। जहाँ उनकी पार्टी जनसुराज आज बिहार की राजनीति में नया विकल्प बनने की कोशिश कर रही है।
प्रशांत किशोर का राजनीतिक सफर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगता है। एक साधारण गांव से निकल करके यूनाइटेड नेशन तक, फिर नरेंद्र मोदी से लेकर के ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तक हर किसी के लिए चुनावी रणनीति बनाना, ये सब प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में एक गेम चेंजर बना देता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि प्रशांत किशोर कौन है, उनकी जाति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, पढ़ाई लिखाई और राजनीति में अब तक का सफर कैसा रहा है। दरअसल प्रशांत किशोर की शुरुआती जिंदगी और फिर जाति पृष्ठभूमि के बारे में बात की जाए तो प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ था। वहीं पर हालांकि बाद में उनके पिता बक्सर आ गए और फिर वहीं उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई लिखाई की, जहाँ उनका परिवार परंपरागत ब्राह्मण पृष्ठभूमि से आता है, यानी कि प्रशांत किशोर की जाति ब्राह्मण है। वहीं पर पिता डॉक्टर श्रीकांत पांडे पेशे से डॉक्टर थे और लंबे समय तक शाहपुर और फिर बक्सर में पदस्थापित रहे। वहीं पर मां सुशीला पांडे गृहिणी थी। जब प्रशांत किशोर के माता पिता अब दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं पर प्रशांत किशोर शिक्षा और करियर की शुरुआत के बारे में अगर बात किया जाए तो प्रशांत किशोर ने शुरुआती पढ़ाई बक्सर से की और फिर हैदराबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन से जुड़ करके करीब 8 साल तक काम किया। वे अफ्रीका में यूनिसेफ के मिशन चीफ भी रह चुके हैं। यानी कि राजनीति में आने से पहले प्रशांत किशोर एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। वहीं पर प्रशांत किशोर परिवार और निजी जिंदगी के बारे में अगर बात किया जाए तो प्रशांत किशोर की पत्नी का नाम जाह्नवी है, जो असम के गुवाहाटी से है और पेशे से डॉक्टर हैं। दोनों की मुलाकात संयुक्त राष्ट्र के एक स्वास्थ्य कार्यक्रम में हुई थी, जो बाद में दोस्ती और फिर शादी में बदल गई। इस दंपति का एक बेटा भी है। प्रशांत किशोर 2 भाई हैं। प्रशांत किशोर के बड़े भाई अजय किशोर कारोबारी हैं। प्रशांत किशोर अपनी पर्सनल लाइफ सीक्रेट रखना पसंद करते हैं। वहाँ पर प्रशांत किशोर का राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर का सफर के बारे में अगर बात किया जाए तो अब प्रशांत किशोर का राजनीति में सफर बेहद दिलचस्प रहा है। जब 2011 गुजरात की वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम के पीछे उनकी रणनीति थी। वहाँ पर 2012 गुजरात विधानसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने में प्रशांत किशोर की रणनीति अहम रही। वहीं पर 2014 लोकसभा चुनाव, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में चाय पर चर्चा और 3D मोदी जैसे कैंपेन ने बड़ी भूमिका निभाई, जिन्हें प्रशांत किशोर ने ही डिजाइन किया था। वहीं पर 2015 विधानसभा चुनाव के बारे में अगर बात किया जाए तो महागठबंधन के लिए रणनीति बनाई और फिर जीत दिलाई। 2017 में पंजाब चुनाव में कांग्रेस को कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में सत्ता तक पहुंचाया। वहीं पर 2019 में आंध्र प्रदेश चुनाव YSR कांग्रेस को जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व में 175 में से 151 सीटें दिलाने में मदद। वहीं पर 2020 दिल्ली चुनाव, आम आदमी पार्टी की शानदार वापसी के पीछे भी प्रशांत किशोर और उनकी टीम IPAC का दिमाग था। वहीं पर प्रशांत किशोर ने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी कि CAG नाम से एक टीम बनाई, जो बाद में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि IPAC बनी। ये प्लेटफॉर्म छात्रों और फिर युवा प्रोफेशनल्स को राजनीति और फिर नीति निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ता है। वहीं पर 5वें नंबर पर प्रशांत जनसुराज और बिहार चुनाव 2025। जी हाँ, 2018 में प्रशांत किशोर ने JDU ज्वाइन की और नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया, लेकिन जल्द ही मतभेद बढ़े और फिर उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद प्रशांत किशोर ने जनसुराज आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन अब एक पार्टी का रूप ले चुका है और बिहार चुनाव 2025 में दमखम दिखाने की तैयारी में। प्रशांत किशोर का दावा है कि उनकी पार्टी या तो 10 से कम सीटें जीतेगी या 150 से ज़्यादा। दोस्तों, प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में एक नया कार्य कर रही है, जिसके बाद लोगों के बीच हरकत मच गया है। दरअसल प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज ने पहली बार चुनावी अखाड़े में उतरते ही PLC यानी कि परिवार लाभ कार्ड लॉन्च किया है। जब पार्टी का दावा है कि इस कार्ड के जरिए परिवारों को 5 बड़ी योजनाओं से 20,000 रुपये मासिक का फायदा होगा। इसमें रोजगार गारंटी, पेंशन, सस्ती दर पर कर्ज, बच्चों की शिक्षा और फिर खेती मजदूरी व्यवस्था जैसी सुविधाएं शामिल है। यानी कि सीधे प्रशांत किशोर एक ATM कार्ड बांट रही है हर लोगों को। वहीं पर दूसरी ओर कांग्रेस ने चेक बुक जैसा कूपन बांटना शुरू कर दिया है। पार्टी का वादा है कि इसकी मदद से परिवारों को 28 लाख रुपए सालाना तक का लाभ मिल सकता है। इसमें 25 लाख तक मुफ्त इलाज, पेंशन में बढ़ोतरी, मुफ्त टैबलेट, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को मासिक 2500 रुपये और फिर भूमिहीन परिवारों को जमीन देने जैसी योजनाएं शामिल है। वहीं पर जनसुराज चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रशांत किशोर का कहना है कि कार्ड से जनता के बीच
सीधे वादे पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन इसे जनता की नाराजगी का लाभ बताते हुए कहते हैं कि एनडीए से परेशान लोग अब अधिकार का गुलदस्ता चुनेंगे। वहीं पर बीजेपी ने दोनों दलों के वादों को महज चुनावी शगुफा बताया है। प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का कहना है कि जनसुराज और फिर कांग्रेस दोनों फ्रॉड की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश को पहले ही धोखा दिया है और प्रशांत किशोर उसी राह पर चल रहे हैं। वहीं पर जहां विपक्ष एटीएम और फिर चेक बुक के सहारे वोटरों को लुभा रहे हैं, वहीं एनडीए सरकार पहले से ही महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि सीधे महिलाओं के खाते में भेजने की तैयारी कर चुकी है। यह सीधा लाभ चुनावी मैदान में सत्ताधारी दल का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। वहीं पर बिहार में चुनावी तस्वीर साफ है। अब लड़ाई केवल नारों और फिर पंपलेट्स तक ही नहीं, बल्कि एटीएम कार्ड और चेक बुक के जरिए करोड़ों के वादों की जंग बन चुकी है। असली परीक्षा तब होगी जब जनता तय करेगी कि कौन सा कार्ड या फिर कूपन वोट में तब्दील होगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर के घमासान छिड़ गया है। और अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली देने पर मचे बवाल के बीच बिहार कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से 36 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से मिलती जुलती महिला दिखाई दी गई है। यह कैप्शन में लिखा था कि साहब के सपनों में आई मां, देखिए रोचक संवाद। वीडियो में दिखाया गया है कि मोदी के सपने में मां कह रही है कि राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे। वहीं पर वीडियो सामने आते ही भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर के हमला बोला। पार्टी ने इसे प्रधानमंत्री और उनकी मां का अपमान करार दिया। वहीं पर भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने राजनीतिक बहस का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है जो लोकतंत्र में अस्वीकार है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राहुल गांधी अब इतना नीचे गिर गए हैं कि अपनी मां की इज्जत का ख्याल नहीं रखते, तो फिर दूसरी की मां का सम्मान कहां से करेंगे। गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस का एआई वीडियो केवल राजनीतिक दुर्भावना नहीं है, बल्कि एक गंभीर अपराध भी है। उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस नेताओं को इसके लिए सामाजिक और फिर कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मोदी जी की मां का एआई वीडियो बनाना बहुत गलत है। इन पर फ्रॉड का केस होना चाहिए और जांच होनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि जनसुराज में टिकट की कीमत 21,000 रुपए है, उम्मीदवार जनता तय करेगी। दरअसल प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने ऐलान किया है कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, जहां हर सीट के लिए उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी टिकट बेचने का काम नहीं करती, बल्कि एक तय प्रक्रिया अपनाती है। गोपालगंज जिले के हथुआ में गुरुवार को आयोजित जनसभा में प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी से टिकट के लिए आवेदन करने वालों को 21,000 रुपए फीस जमा करनी होगी। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि ये राशि किसी भी साधारण परिवार के लिए बड़ी बात नहीं है। हालांकि फीस भरने का मतलब ये नहीं है कि आवेदक को टिकट की गारंटी मिल जाएगी। जनता की भूमिका क्या होगी? प्रशांत किशोर ने समझाया है कि जनसुराज पार्टी की उम्मीदवार चयन प्रणाली में जनता की भागीदारी सबसे अहम है। जिस उम्मीदवार को जनता चुनेगी वही पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेगा। किस सीट से कौन उम्मीदवार खड़ा होगा ये जनता के फैसले से तय होगा। मगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने बताया है कि नवरात्र उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि अलग अलग लिस्ट जारी करने के बजाय सभी 243 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ होगी। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा अगले महीने भी हो सकती है। दोस्तों, गिरिराज सिंह ने मुसलमानों पर विवादित बयान दिया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने मुसलमानों को बेईमान और नमक हराम बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की योजना का लाभ उठा करके उन्हें ये लोग वोट नहीं देते। बेगूसराय में शुक्रवार को उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में लोगों से पूछा है कि जिसकी आप मदद करते हैं अगर वही बेईमान हो जाए तो फिर उसे नमक हराम तो कहेंगे ही ना। जहाँ उन्होंने आगे कहा है कि ऐसे में अगर मौलवी साहब मस्जिदों में फतवा जारी करेंगे तो मंदिरों से भी हुंकार तो होगी ही। एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में सबके विकास के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर के काम कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग तमाम तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन वोट नहीं देते। उन्होंने कहा है कि जब मुसलमानों से पूछा जाता है कि क्या उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया तो वे कहते हैं कि हाँ मोदी जी को वोट दिया, तो कहते हैं कि हाँ। जब खुदा की कसम खाने के लिए कहा जाता है तो कहते हैं कि नहीं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या नरेंद्र मोदी ने उन्हें गाली दी तो कहते हैं नहीं।
दोस्तों, मोदी सरकार ने देशवासियों को राहत का तोहफा दिया है। 22 सितंबर से नए जीएसटी दर लागू होने जा रहे हैं, जिससे रोजमर्रा की कई आवश्यक वस्तुएं सस्ती होगी। इसके साथ ही करोड़ों किसानों के लिए एक और अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त से संबंधित है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दूं कि किसानों के बीच चर्चा है कि सरकार कब उनके खाते में 2000 रुपये की अगली किस्त ट्रांसफर करेगी। जब पिछली किस्त का वितरण 2 अगस्त 2025 को हुआ था, जब पीएम मोदी ने वाराणसी से योजना की 20वीं किस्त की घोषणा की थी, उस समय 20,500 करोड़ रुपए का भुगतान 9 करोड़ 71 लाख किसानों को किया गया था। वहीं पर बिहार में अकेले 75 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ उठाया। अब उम्मीद है कि 21वीं किस्त दीपावली से पहले यानी कि अक्टूबर में किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। जब पिछले वर्षों के आंकड़े को देखते हुए सरकार ने अगस्त से नवंबर के बीच किस्तें जारी की है। बिहार चुनाव से पहले ये घोषणा हो सकती है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और फिर चुनाव आयोग सितंबर के अंत तक तारीखों की घोषणा कर सकता है। केंद्र सरकार चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले किसानों के खाते में पैसे भेज सकती है। इसलिए संभावना है कि किस्त का पैसा अक्टूबर के पहले या फिर मध्य में जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये राशि 3 किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की चर्चा अक्सर किसी न किसी मामले को लेकर के होती रहती है। इस बार भी वे चर्चा में हैं अपने एक बयान से। दरअसल बीजेपी की ओर से एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया गया है। इस पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक वीडियो पर सांसद पप्पू यादव फायर हो गए। शुक्रवार को उन्होंने अपने एक्स हैंडल से शेयर किए गए वीडियो के स्क्रीनशॉट को लगाया और बीजेपी के साथ पीएम मोदी पर भी हमला बोला। यह बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी दलों की बयानबाजी और फिर हमले भी तेज होते जा रहे हैं। दलित वोट बैंक को लेकर के पहले से ही गर्म माहौल में अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो शेयर किया गया है, जिस पर पप्पू यादव आग बबूला हो गए। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी को कांग्रेस का दलित अध्यक्ष बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब वे इतने बड़े दिग्गज राजनेता को पागल बता करके दलितों का अपमान कर रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी को दलितों से नफरत है। उदाहरण देते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में बीजेपी के 5 उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनमें से एक भी दलित नहीं था। जहाँ इसी तरह देश के 13 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। पप्पू यादव ने आगे लिखा है कि जैसे ही कांग्रेस की ने राष्ट्रीय स्तर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और फिर बिहार में रविदास समाज के राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बीजेपी बौखला गई। उनके अनुसार बीजेपी हर दिन कांग्रेस के दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान कर रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी लंबित है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां पहले से ही तेज हो चुकी है। राज्य में मुख्य विपक्षी गठबंधन महागठबंधन में विभिन्न छोटे दल लगातार शामिल हो रहे हैं और फिर सियासी तालमेल का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी लंबे समय से महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। हालांकि इस पर अभी तक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से अनुमति नहीं मिली है। वहीं पर कांग्रेस भी फिलहाल AIMIM को महागठबंधन में शामिल करने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। जानकारों का कहना है कि AIMIM के शामिल होने से महागठबंधन की समान विचारधारा वाले दलों की ताकत बढ़ सकती है, खास करके मुस्लिम और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच। इस वजह से ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन पर दबाव बढ़ाने के लिए नई मुहिम शुरू कर दी। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बिहार में चुनाव से पहले सियासी समीकरण और गठबंधन बड़े बदलाव का संकेत दे सकते हैं। महागठबंधन के भीतर शामिल छोटे दलों की भूमिका और फिर उनके समर्थन से न केवल सीटों का वितरण प्रभावित हो सकता है, बल्कि चुनावी रणनीति और फिर वोट शेयर भी असर पड़ सकता है। AIMIM की नई मुहिम में मुख्य तौर पर महागठबंधन के दलों को ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने में पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। असदुद्दीन ओवैसी ने सार्वजनिक मंचों और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से महागठबंधन के नेताओं पर दबाव बनाने की रणनीति भी अपनाई है। वहीं पर महागठबंधन के कुछ वरिष्ठ नेता का कहना है कि गठबंधन में शामिल होने के निर्णय में सियासी संतुलन और फिर रणनीतिक सोच को ध्यान में रखा जाएगा। उनका मानना है कि किसी भी नए दल को जोड़ने से पहले वोट बैंक, क्षेत्रीय समीकरण और फिर अन्य दलों की स्थिति पर भी विचार करना जरूरी है। वहीं पर विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में AIMIM का शामिल होना महागठबंधन के लिए राजनीतिक चुनौती और फिर अवसर दोनों बन सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि ओवैसी की पार्टी गठबंधन में शामिल होगी या नहीं और इसका चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ेगा।
बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में आयोजित एक जनसभा के दौरान बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। मंच से बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि अगली बार बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर राज्य में रह रहे एक एक बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को धक्के मार करके बाहर निकाला जाएगा। गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग SIR का विरोध कर रहे हैं, वह ऐसा करके महज वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम डंके की चोट पर कहते हैं कि देश और फिर बिहार में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। वहीं पर गिरिराज सिंह ने सभा के दौरान धार्मिक राजनीति को लेकर भी विवादास्पद टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आप मस्जिद जाइए, नमाज पढ़िए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर मस्जिद से ये राजनीति होगी कि किसी वोट देना है और किसी नहीं, इसके लिए फतवे जारी होंगे तो फिर मंदिरों से भी घड़ी घंट की आवाज गूंजेगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उतर गए हैं। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सक्रिय एंट्री मार ली है। उन्होंने न केवल चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है, बल्कि 12 सितंबर 2025 से 45 दिन की गौ रक्षा संकल्प यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। इस यात्रा का उद्देश्य जनता और फिर राजनीतिक दलों के बीच ये संदेश पहुँचाना है कि कौन लोग गौ रक्षा के समर्थक है और फिर कौन लोग गौ हत्या के पक्षधर है। शंकराचार्य का कहना है कि ये पहल सिर्फ धार्मिक और गतिविधि नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में बदलाव लाने और फिर मतदाताओं को सोचने पर मजबूर करने वाली है। जब बिहार चुनाव 2025 के सियासी माहौल में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जोरदार एंट्री मार ली है। उन्होंने घोषणा कर दी है कि वे 225 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि वे केवल प्रतीकात्मक रूप से नहीं बल्कि वास्तविक राजनीतिक प्रभाव डालने के लिए मैदान में उतरेंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। जहां बिहार में विपक्षी दल आरजेडी ने आगामी राजनीतिक रणनीति के तहत बिहार अधिकार यात्रा की घोषणा की है। इस यात्रा का नेतृत्व विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव करेंगे। यात्रा की शुरुआत 16 सितंबर को जहानाबाद जिले से होगी और फिर 20 सितंबर को वैशाली जिले में इसका समापन होगा। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन के अनुसार ये यात्रा राज्य के प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों से होकर के गुजरेगी। जहाँ जहाँ यात्रा पहुँचेगी वहाँ पर एक ही स्थान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनसंवाद करेंगे और फिर आम जनता से सीधे संवाद स्थापित करके उनकी समस्याओं, सुझावों और फिर मुद्दों को सुनेंगे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पार्टी ने जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, उज्जैनपुर और फिर वैशाली जिले के जिला अध्यक्षों को और फिर अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहाँ पर पार्टी प्रवक्ता गगन के अनुसार इस यात्रा का मकसद जनता के बीच विपक्ष की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना, राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना और फिर जनता से सीधे जुड़ाव के माध्यम से आगामी चुनाव की तैयारी को धार देना है। किशनगंज से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर NIA ने PFI कनेक्शन के मामले में हलीम चौक से महबूब आलम नदवी को हिरासत में लिया है। नदवी मूल रूप से कटिहार जिले के हसनगंज के बंशीबाड़ी रामपुर पंचायत का रहने वाला है। एजेंसी ने उसे दोपहर करीब 2 बजे पकड़ा और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि मार्च 2025 में वह ओमान से लौट करके किशनगंज आया था और यहाँ एक निजी स्कूल में पढ़ाने लगा था। जहाँ यह कार्रवाई दरअसल 2022 में सामने आए फुलवारी शरीफ PFI केस से जुड़ा हुआ है। यह उस समय जांच में खुलासा हुआ था कि PIF के सदस्य अवैध गतिविधियों की साजिश रच रहे थे, हथियारों का प्रशिक्षण दे रहे थे और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह के आरोप लगे थे। इस केस में महबूब आलम का नाम भी सामने आया था, जिसके बाद वह ओमान भाग गया था। अब उसकी गिरफ्तारी NIA के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब तक इस केस में 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है। जनवरी 2025 में एक अन्य आरोपी मोहम्मद सज्जाद आलम को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। अब उस पर दुबई से PFI को फंडिंग करने का आरोप था। यह महबूब आलम नदवी जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व छात्र रहे हैं और फिर 2016-17 में बिहार PFI के सदस्य राज्य अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एजेंसियों को शक है कि वे संगठन की गुप्त गतिविधियों को सक्रिय रखने में जुटे थे। वहीं पर 11 जुलाई 2022 को फुलवारी शरीफ में हुई छापेमारी में पुलिस को एक 7 पन्ने का दस्तावेज मिला था। इस पूरे मामले में पहले बिहार पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन बाद में इसे NIA को सौंप दिया गया। एजेंसी ने अब तक 9 जिलों में 13 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें पटना, वैशाली, अररिया, किशनगंज, नालंदा और जहानाबाद जैसे जिले शामिल हैं। हालांकि अब भी इस केस में 22 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। NIA फिलहाल नदवी से गहन पूछताछ कर रही है और उसके संपर्कों की पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि
जबकि उसका एक साथी नोमान अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। किशनगंज और आसपास के इलाकों में भी छापेमारी की जा रही है। दोस्तों, पीएम मोदी 15 तारीख को पूर्णिया आ रहे हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर के ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया में जनसभा करेंगे और इस दौरान एयरपोर्ट, वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर के पूर्णिया और आसपास के जिलों में 14 और 15 सितंबर को ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से बदल दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि 13 सितंबर की रात 12 बजे से 15 सितंबर की रात 10 बजे तक जिले में भारी व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। वहीं पर 14 सितंबर रात 12 बजे से 15 सितंबर की रात 10 बजे तक नेशनल और स्टेट हाईवे से पूर्णिया आने वाली यात्री बसों और फिर अन्य वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। वहीं पर सहरसा से पूर्णिया आने वाले NH 107 पर बनमखी से आगे सभी मालवाहक वाहनों का परिचालन रोक दिया जाएगा। वहीं पर धमदाहा से पूर्णिया आने वाले SH 65, अमोर से पूर्णिया आने वाले SH 99 और फिर कस्बा से पूर्णिया आने वाले SH 60 पर भारी वाहनों को रोक दिया जाएगा। वहीं पर कटिहार से पूर्णिया आने वाले NH 131 पर भी 13 सितंबर शाम 7 बजे से 15 सितंबर रात 10 बजे तक रोतारा टोल प्लाजा से आगे वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। वहीं पर अररिया और दालकोला से आने वाले वाहन किशनगंज मार्ग का उपयोग करेंगे। जहाँ वहीं पर बायसी डगरुआ से कटिहार भागलपुर जाने वाले गाड़ियों को बेलगछी चौक से कदवा होते हुए कटिहार भेजा जाएगा। वहीं पर कोरा और कुर्सेला के रास्ते रानीगंज होकर के अररिया और किशनगंज जाने का वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है। वहीं पर अररिया और सुपौल से आने वाले यात्री रानीगंज और फिर सरसी होते हुए पूर्णिया पहुंच सकेंगे। वहीं पर मरंगा से 0 माइल जाने वाली करीब सड़क 15 सितंबर को दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक पूरी तरीके से बंद रहेगी। वहीं पर गुलाब बाग मंडी में 12 सितंबर शाम 6 बजे से 15 सितंबर रात 12 बजे तक मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं पर सभा स्थल के लिए आने वाली बसों और फिर छोटे वाहनों के लिए प्रशासन ने अलग अलग पार्किंग स्थल चिन्हित किए हैं। सभा स्थल और आसपास की एडवाइजरी 15 सितंबर को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक 0 माइल से काठपुल तक NH 27 पूरी तरीके से आम वाहनों के लिए बंद रहेगा। केवल पीएम की रैली में आने वाले लोगों पर उनके वाहनों को ही अनुमति होगी। वहीं पर सनोली चौक से 0 माइल तक किसी भी वाहन के ठहराव और फिर पार्किंग पर रोक रहेगी। वहीं पर प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए असुविधा से बचें। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस समय एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और तेजस्वी यादव की पार्टी राजद दोनों ही सांप्रदायिक ताकतों को हराने की बात करते हैं, लेकिन जब एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो भरोसा ही नहीं होता है, क्योंकि AIMIM की ओर से जब भी गठबंधन के लिए प्रस्ताव दिया जाता है तो फिर वहीं पर RJD इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। उसको शक ज़्यादा होता है, भरोसा कम, शक ही ज़्यादा दिखाई देता है। दरअसल AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान कल ढोल नगारों के साथ तेजस्वी यादव के घर तक पहुंच गए और 6 सीटों की मांग रख दी। उनका कि वे मुख्यमंत्री या मंत्रालय नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि गठबंधन में AIMIM को जगह दी जाए। लेकिन राजद की तरफ से अब तक साफ संदेश है, गठबंधन की बात छोड़िए, अगर सच में सांप्रदायिक ताकतों को हराना है तो AIMIM चुनाव ही मत लड़े। जब वहीं पर यहीं से इस राजनीति का असली विरोधाभास सामने आता है। राजद बार बार AIMIM को बीजेपी की बी टीम कह करके कटघरे में खड़ा करती है। वहीं पर AIMIM कहती है कि मुझे बी टीम कहा जाता है, जबकि आप मुझसे हाथ मिला लीजिए, मैं तो तैयार हूं आपसे हाथ मिलाने के। और उधर राजद हाथ भी नहीं मिलाते हैं। जी हाँ, AIMIM कहते हैं कि अगर उन्हें दरकिनार किया गया तो फिर वोट बिखरेंगे और इसका सीधा फायदा सांप्रदायिक ताकतों को मिलेगा। यानी कि दोनों ही ताकतें सांप्रदायिकता को मुद्दा बना करके खुद को सेक्युलर राजनीति का असली वारिस बताना चाहती है। लेकिन जनता सवाल कर रही है कि अगर AIMIM सच में कमजोर है तो उन्हें बार बार बीजेपी की बी टीम क्यों बोला जा रहा है, या क्यों उसे डिमोलाइज किया जा रहा है। राजद क्यों हर बार उनसे गठबंधन की अपील ठुकरा करके उन्हें चुनाव से बाहर रहने की सलाह देती है। और अगर AIMIM खुद को मजबूत बताती है
तो फिर क्यों 6 सीटों के लिए राजद के दरवाजे पर दस्तक देती है, ये भी एक सवाल है। जी हाँ, 2020 में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2022 आते आते उनके 4 विधायक के तेजस्वी के खेमे में चले गए। नतीजा यह है कि एक और एआईएमआईएम खुद को मुस्लिमों की असली आवाज बताकर के गठबंधनों की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पर राजद उसी आवाज को खामोश करने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। दोनों के इस राजनीतिक टकराव में असली सवाल यही है कि क्या ये जंग सांप्रदायिक ताकतों को हराने की है या फिर सीमांचल की सीटों पर कब्जा जमाने की है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।